हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का एमसीक्यू के पार्ट 2 के लेक्चर में। आज हम हायर एजुकेशन सिस्टम का पार्ट सेकंड कवर करेंगे। पिछले पार्ट में हमने 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर किए थे। आज हम आगे के 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे जो आपके यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के काम में आने वाला है। इसके साथ ही अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीएससी या कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी इनमें से आपके लिए एक क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरे ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर देखिए। इनमें से कुछ क्वेश्चंस हो सकता है आपके एग्जाम्स में आपके लिए देखने मिल जाए। तो जो 20 के आगे से हम देखते हैं 21वां जो आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट पॉलिसी मेजर रिगार्डिंग हायर एजुकेशन इन इंडिया। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट पॉलिसी मेजर्स रिगार्डिंग हायर एजुकेशन इन इंडिया। भारत में उच्च शिक्षा के लिए पहली पॉलिसी मेजर्स किसके द्वारा बनाई गई थी, मतलब उच्च शिक्षा के लिए जो भी आपके लिए रिकमेंडेशंस प्रस्तावना दी गई थी किस के द्वारा दी गई थी। आपके ऑप्शन है वुड डिस्पैच, मैकाले मिनट्स, एल्फिंस्टन रिपोर्ट और नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है वुड डिस्पैच। आप मेरा हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया का लेक्चर देखिए, उसमें आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिनके आंसर आपके यहाँ आप दे पाएंगे। तो जिन लोगों ने मेरा वो पिछला वीडियो नहीं देखा, लेक्चर नहीं देखा, वो प्लीज देख ले और ये एमसीक्यू उसके बाद सॉल्व करें तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीकर्सर टू 10 + 2 + 3, मतलब 10 + 2 + 3 की पद्धति का प्रणेता कौन था। ऑप्शन है सैडलर कमीशन, वुड डिस्पैच, कोठारी कमीशन, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है सैडलर कमीशन ए। सैडलर कमीशन ने भारत में 10 + 2 + 3 की प्रणाली अपनाई। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस रिकमेंडेड सेटिंग अप यूजीसी एंड आल्सो नोन एज यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। किस कमीशन ने यूजीसी की स्थापना की, अनुशंसा की और यह यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो जब भी नाम आता है अगर यूजीसी की स्थापना तो वहां आप आंख बंद करके राधा कृष्णन आयोग पर टिक मार दीजिए। आप तो अन्य विकल्प नहीं भी देखेंगे तब भी आपका आंसर होने वाला है राधा कृष्णन कमीशन। ये मैंने लगभग हर लेक्चर में बताया तो प्लीज आप इसके लिए देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस रिपोर्ट इज टाइटल्ड एज एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट। किस कमीशन की रिपोर्ट को एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट कहा जाता है। शिक्षा और राष्ट्रीय विकास पर रिपोर्ट, यह किस कमीशन की रिपोर्ट को कहा जाता है। ऑप्शन हैं राधा कृष्णन कमीशन, कोठारी कमीशन, मुदालियार कमीशन रिपोर्ट, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन की रिपोर्ट को शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास रिपोर्ट भी कहा जाता है। नेशनल कमेटी ऑन 10 + 2 + 3 एजुकेशन स्ट्रक्चर सेट अप इन 1972 was headed by। राष्ट्रीय कमेटी जिसने 10 + 2 + 3 एजुकेशन स्ट्रक्चर सेटअप किया 1972 में, उसकी अध्यक्षता किसने की। ऑप्शन है डॉक्टर पीडी शुक्ला, डॉक्टर डीएस कोठारी, डॉक्टर राधाकृष्णन, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है 25 का ए, डॉक्टर पीडी शुक्ला। इन्होंने 1972 में बनी कमेटी की अध्यक्षता की जिन्होंने 10 + 2 + 3 एजुकेशन स्ट्रक्चर सेटअप किया।
The following commission were set up by the government or its agencies after independence. Arrange the following in chronological order. मतलब स्वतंत्रता के बाद में जो भी कमीशन बनाए गए वो उनके कार्यकाल के आधार पर उनके लिए अरेंज करना है। ऑप्शन है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, एजुकेशन कमीशन। तो ये किस क्रम में बने? पहला ऑप्शन है 3-2-1, दूसरा ऑप्शन है 2-1-3, तीसरा ऑप्शन है 1-2-3, चौथा ऑप्शन है 1-3 और 2। इसका सही आंसर है सी 1-2-3। जिस क्रम में ये लिखे गए हैं उसी क्रम में इनका सेटअप हुआ। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, एजुकेशन कमीशन, ये उनका बनाए जाने का क्रम था। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज रिकमेंडेड द स्पेंडिंग ऑफ 500 crores to be spent on research in basic sciences every year by UGC every year। किस कमेटी ने यह रिकमेंडेशन की कि यूजीसी को प्रति वर्ष विज्ञान के क्षेत्र में रिसर्च के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च करने चाहिए? ऑप्शन है एम शर्मा कमेटी, काकोदकर कमेटी, प्रोफेसर यशपाल कमेटी, नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है ए एम शर्मा कमेटी। इन्होंने यह रिकमेंडेशन की कि यूजीसी को प्रति वर्ष विज्ञान के क्षेत्र में रिसर्च के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च करने चाहिए। The committee set up by the Ministry of Human Resource Development, which recommended autonomy of IITs, was headed by। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने एक कमेटी का गठन किया जिसने यह अनुशंसा की कि आईआईटी को ऑटोनॉमी स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए। इसकी अध्यक्षता किसने की? प्रोफेसर अनिल काकोदकर, प्रोफेसर यशपाल, सैम पित्रोदा, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है ए प्रोफेसर अनिल काकोदकर। इन्होंने रिकमेंडेशंस की कि आईआईटीज को स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए। नेशनल नॉलेज कमीशन वाज हेडेड बाय। राष्ट्रीय ज्ञान कमीशन एनकेसी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? प्रोफेसर अनिल काकोदकर, प्रोफेसर यशपाल, सैम पित्रोदा, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है सी सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा ने नेशनल नॉलेज कमीशन की अध्यक्षता की थी। A committee was set up in 1990 to review NPE 1986. Its report titled as Towards an Enlightened and Human Society stated that system of higher education encourages memorization of facts and regulation and regurgitation rather than creativity. The head of the committee was। 1990 में एक कमेटी बनाई गई जिसने एनपीई 1986 की रिव्यू किया और इस कमेटी ने कहा कि भारत में उच्च शिक्षाओं में या उच्च शिक्षा संस्थानों में याद करने की क्षमता और भूतपूर्व में किए गए कार्यों को रटने की ही प्रणाली है, इनमें नवाचार की कोई बात नहीं है। तो इस कमेटी की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन हैं आचार्य रामामूर्ति, प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर एम जोशी, नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है ए आचार्य रामामूर्ति। Which of the following committees recommended the setting up of National Commission for Higher Education and Research NCHER for prescribed standards of academic quality and defining policies for advancement of knowledge in higher educational institutions?
किस कमेटी ने, नीचे जो कमेटियां दी गई हैं ऑप्शंस में, इनमें से किस कमेटी ने नेशनल कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च की स्थापना की बात कही? तो ऑप्शन है सैम पित्रोदा कमेटी, प्रोफेसर यशपाल कमेटी, एम शर्मा कमेटी और गणानम कमेटी। आंसर है बी, प्रोफेसर यशपाल कमेटी। Chairman of UGC committee appointed in 1969 for the purpose of administrative legislation of the universities was 1969 में यूजीसी की चेयरपर्सन कौन थे जिसका उद्देश्य था एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेशन ऑफ द यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटीज में प्रशासनिक विधायन के लिए कौन से चेयरमैन थे यूजीसी के, चेयरमैन ऑफ यूजीसी कमेटी? तो ऑप्शंस हैं डॉक्टर डीएस कोठारी, डॉक्टर पीबी गजेंद्र गाडकर, प्रोफेसर यशपाल, नन ऑफ द अबव। आंसर है बी, डॉक्टर पीबी गजेंद्र गाडकर। Which of the following personalities headed the committee recommended setting up of 1500 universities so as to achieve the target gross enrollment of 30%? उस कमेटी की अध्यक्षता किसने की जिसने यह रिकमेंड किया था कि ग्रोस एनरोलमेंट में 30% की वृद्धि के लिए 1500 यूनिवर्सिटीज की स्थापना की जानी चाहिए? डॉक्टर टीएस कोठारी, सैम पित्रोदा, प्रोफेसर यशपाल, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है सैम पित्रोदा। Which of the following percentage figures was recommended by both Kothari Commission and National Policy that should be spent on education 1986? ऐसे जो परसेंट हैं, तो इन्होंने ऐसी दो कमेटियां थी, कोठारी कमीशन और नेशनल पॉलिसी, इन दोनों ने कुछ परसेंट जीडीपी का कुछ परसेंट शिक्षा पर खर्च करने की अनुशंसा की। तो वो कितना परसेंट है जो शिक्षा पर व्यय होना चाहिए? 4%, 5%, 6%, नन ऑफ द अबव। आंसर है सी, 6%, 6% ऑफ जीडीपी। Which of the following states has the maximum number of central universities? उत्तर प्रदेश और दिल्ली, ए और बी दोनों, नन ऑफ द अबव। जो ऑप्शंस हैं इनमें से किस स्टेट में सबसे ज्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं? इसका आंसर है बी, दिल्ली में। Which of the following institutions or organization publishes यूनिवर्सिटीज हैंडबुक? कौन सा इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटी हैंडबुक जारी करता है या प्रकाशित करता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर्स, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। सही आंसर है बी, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, AIU। In which year was the Association of Indian Universities AIU originally set up? मतलब AIU एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी किस वर्ष स्थापित हुआ? 1925, 1945, 1953, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है आपका ए, 1925। 1925 में AIU की स्थापना की गई। Which of the following authorities is not empowered to bring a university into existence? इन अथॉरिटीज में से किसके पास यह शक्ति नहीं है कि वह एक यूनिवर्सिटी का निर्माण कर सके, यूनिवर्सिटी को अस्तित्व में ला सके? ऑप्शन है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूजीसी, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है सी, यूजीसी। अर्थात यूजीसी के पास यह शक्ति नहीं है कि वो एक नई यूनिवर्सिटी का गठन कर सके।
हाउ मैनी यूनिवर्सिटीज वर सेट अप अंडर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट 2009? 2009 के सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत कितनी यूनिवर्सिटीज का गठन किया जा चुका है? इसका आंसर है 16। अभी तक 16 यूनिवर्सिटी का गठन किया जा चुका है। Which among of the following constitute the majority of institutions within the university system? Which among the following constitute the majority of institutions within the university system? मतलब नीचे हमें कुछ संस्थान दिए हैं या कॉन्स्टिट्यूट दिए हैं, तो इनमें से सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी सिस्टम किसके तहत गठित है? ऑप्शन है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। इसका सही आंसर है बी, स्टेट यूनिवर्सिटीज। तो हमारा आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे जिसमें एमसीक्यू के आगे के 20 क्वेश्चंस होंगे। हम ऐसे ही करके अधिक से अधिक क्वेश्चंस लाने की कोशिश करेंगे जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल रहने वाला है। आपने मेरा पूरे वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं आप सभी से, अगर आपके लिए पसंद आया वीडियो, तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। मैं भी आप लोग के बीच में से ही हूं। मैं अपनी तैयारी करते करते आप सभी लोगों की तैयारी करा रहा हूं। और आप में से कुछ लोग जानना चाहते हैं मेरी क्वालिफिकेशंस क्या है, तो मैं आपके लिए बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि मैं बीई कंप्यूटर साइंस से हूँ, एमटेक नैनो टेक्नोलॉजी से किया हुआ है। इसके पश्चात मैंने सिविल सर्विस की तैयारी की, यूपीएससी के 2 बार इंटरव्यू दिए, एमपीपीएससी में 3 बार मेंस लिखा हुआ है जिसमें 2 बार इंटरव्यू में पहुंचा। एक बार उत्तर प्रदेश पीएससी, हिमाचल प्रदेश पीएससी, उत्तराखंड पीएससी, इन सभी के एक एक बार मेंस लिख चुका हूँ। उत्तर बिहार पीएससी के 2 बार मेंस लिखे हुए हैं, एक बार इंटरव्यू तक पहुंचा। इसके बाद दिल्ली में कोचिंग के दौरान मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से एमए किया और जून 2020 और इससे पहले दिसंबर 2019 का, अर्थात 2 बार मैं नेट क्वालिफाइड हूं। और दिसंबर 2020 में मैंने जो रिजल्ट आया था इसका एग्जाम हालांकि लेट हुआ था, होना था जून 2020 में। तो इसमें मैं नेट के साथ साथ जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट से। तो ये मेरी क्वालिफिकेशंस थी। अगर आपके लिए लगता है कि मैं आपके लिए कुछ हेल्पफुल चीजें ला सकता हूं तो प्लीज कमेंट में उनके लिए मुझे डिटेल बताएं। और अगर आपके लिए वीडियो पसंद नहीं आता है तो आप बिल्कुल डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन मेरी एक कंडीशन है कि अगर आप डिसलाइक करते हैं तो कमेंट में प्लीज मुझे वो रीजन जरूर दें कि आपने मेरा वीडियो डिसलाइक क्यों किया, ताकि मैं उनमें सुधार कर सकूं और अगली बार अगले लेक्चर्स में अच्छे तरीके से अपने लेक्चर्स को प्रेजेंट कर पाऊं, अपनी कमजोरियों को, खामियों को, कमियों को दूर करके आपके सामने अच्छे से अच्छा प्रेजेंट कर सकूं। और अगर आप मेरे इस लेक्चर का पीडीएफ चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार और इस क्षेत्र से संबंधित सभी स्टूडेंट मेरे यूजीसी नेट के टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं। जो स्टूडेंट सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, वो मेंस की तैयारी कर रहे हो, प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, तो मेरे यूपीएससी, स्टेट पीएससी वाले टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। इसमें मैं स्टेट पीएससी या यूपीएससी से रिलेटेड मेंस के क्वेश्चंस भी डालता रहता हूं, तो आप अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और मेरे इस लेक्चर्स की पीडीएफ आपके लिए मेरे दोनों ग्रुप पर मिलेगी। और आप सभी ने मेरा साथ दिया, यहाँ तक देखा, और इस सबके लिए आपके लिए धन्यवाद फिर से। और बेस्ट ऑफ लक आगे के एग्जाम्स के लिए, अच्छे से तैयारी करिए, मेहनत करिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ओके, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।